नमस्कार, जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पूजा और आपका स्वागत करती हूं हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम हेल्दी अंगस्तान में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए हमारी एक कोशिश रहती है कि हम आप तक वो तमाम जानकारियां पहुंचाते रहें जिससे आपका जीवन स्वस्थ और निरोगी रहे। तो आज इसी कड़ी पर बात करेंगे हम महिलाओं के ऊपर, क्योंकि महिलाएं जो है आज न सिर्फ घर का काम करती हैं बल्कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बाहर का काम यानी ऑफिस का भी काम करती हैं, और ऐसे में घर और ऑफिस के बीच में वो अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती, जिसकी वजह से उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां पनपने लगती हैं। तो आज उनमें से एक बीमारी के बारे में हम बात करेंगे रसौली के बारे में, जो कि महिलाओं में अभी काफी कॉमन देखा गया है। तो इसी के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर गायनोलॉजिस्ट, सेक्रेटरी ऑफ वजाइनल सर्जन्स ऑफ इंडिया दिल्ली चैप्टर, डॉक्टर राजेश्री जैन। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदिनाथ टीवी में। मैम, जिस तरह से आज हम महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं और आप भी एक महिला हैं, और जिस तरह से देखा जाता है कि महिलाओं में बहुत सारी बीमारियां पनपने लगी हैं, और बात करें तो रसौली भी एक उनमें से एक बीमारी है। तो अगर हम रसौली को आम भाषा में समझें या जो दर्शक हमें देख रहे हैं, तो रसौली आखिर होती क्या है? पूजा, इससे पहले रसौली क्या होती है मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हर औरत पाइवेट ऑफ फैमिली है, मदर है, सिस्टर है, बेटी है, बहू है, बिकॉज उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ फैमिली। इसलिए हमें जब भी एड्रेस करना है फीमेल को, जब हम एड्रेस करते हैं तो वी हैव टू सी दैट हमारी कंट्री भी डेवलप करेगी तो हमारी फीमेल शुड रिमेन हेल्दी। सो लेट अस टॉक अबाउट फाइब्रॉइड्स टुडे। फाइब्रॉइड्स, आप पूछ रहे हैं फाइब्रॉइड्स रसौली क्या है? रसौली एक बेनाइन ट्यूमर ऑफ बच्चेदानी है। ये जनरली हार्मोन डिपेंडेंट होता है और ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ज़्यादा रहता है। अब आप पूछे इसका एग्जैक्ट कॉज रीज़न तो नहीं पता है, पर डेफिनेटली हेरिडिटी लिंक्ड है इसके साथ, लेकिन इसका रिलेशन विथ ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा है। जैसे मीनोपॉज में लेडी जाती है, अगर उसे रसौली भी होती है तो मीनोपॉज के बाद रसौलियाँ श्रिंक कर जाती हैं, है ना। तो रसौली एक तरह से बेनाइन ट्यूमर ऑफ यूट्रस है। बिल्कुल। और ऐसे में अगर किसी को रसौली जो है, जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से महिलाओं के शरीर में रहती है या बच्चेदानी के पास, और एक तरह की मतलब देखा जाए तो एक तरह की गांठ होती है, तो ऐसे में अगर कोई महिला जो है वो इससे जूझ रही हो, तो क्या इसमें उसके लक्षण क्या पाए जाते हैं? क्या किसी तरह का दर्द होता है? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि रसौली के मेन 3 सिम्टम्स है। एक है अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, उसमें हैवी ब्लीडिंग भी होती है, इरेगुलर ब्लीडिंग भी होती है, और कभी कभी इतनी हैवी ब्लीडिंग विथ क्लॉट्स जाते हैं, टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े या बड़े बड़े टुकड़े जा रहे हैं, विथ पेन इन एब्डोमेन नीचे। जैसे जब मेंसेस में होता है तो पेशेंट इतनी अनकंफर्टेबल रहती है, पेट में दर्द हो रहा है इस तरह से, और बिकॉज ऑफ हैवी ब्लीडिंग एनीमिक हो जाती है। तो सेकेंडरी एनीमिया के सिम्टम्स है, थकान हो जाती है पेशेंट का काम में मन नहीं लगता है, फोकस नहीं कर पाती है, फैमिली का ढंग से ध्यान नहीं रख पाती है, एंड अल्टीमेटली थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी डिप्रेस सी हो जाती है, बिकॉज इट बिकम्स अ नाइटमेयर। मेंसेस आने वाला है ये सोच के ही फीमेल थोड़ी सी वो डिप्रेस सी हो जाती है। और नंबर 3 अगर रसौली बड़ी हो तो आसपास के नेबरिंग स्ट्रक्चर में प्रेशर सिम्टम्स आते हैं। अब बच्चेदानी बीच में है, आगे पेशाब का रास्ता है, पीछे लेट्रिन का है, तो कभी प्रेशर सिम्टम्स के कारण अगर पेशाब की थैली पे अगर वो प्रेशर करती है तो कभी फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन, बार बार यूरिन जाना, है ना, यूरिन कंट्रोल नहीं होना। अगर कब सपोज पीछे की तरफ हो तो कभी अच्छी तरह से लेट्रिन नहीं हो पाती है, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होता है, तो और प्लस पेट में हेवीनेस हो रहा है इस तरह से। बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ ट्यूमर, कितनी रसौली कितनी बड़ी है और उसकी लोकेशन कहाँ है। कभी कभी रसौली बड़ी बड़ी भी होती है और पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, और कभी कभी छोटी छोटी रसौलियाँ भी उनको काफ़ी सिम्टम कर देती है। जी मैम, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि किस तरह से लोगों को इससे परेशानियां होती हैं महिलाओं को, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देती हैं, बहुत बार देखा गया है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो अगर हम एज फैक्टर की बात करें या जेनेटिक भी क्या ये होती है? हाँ, डेफिनेटली मैंने जैसे बताया ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन है। और नंबर 2, हाँ, जेनेटिकली ऐसा जैसे मदर को हिस्ट्री है या सिस्टर को हिस्ट्री है
तो डेफिनेटली हम और थोड़ा सा सजग हो जाते हैं कि हाँ शी कैन बी अ पोटेंशियल कैंडिडेट कि इसमें रसोली मिल सकती है। पर गोल्डन स्टैंडर्ड होता है जब भी पेशेंट आती है, हमें थोड़ा भी जब भी सिम्टम्स आती है, एसिम्टोमेटिक भी हो, पर कभी कभी कोइंसिडेंटली अल्ट्रासाउंड कराते तो भी हमें रसोली मिल जाती है। कभी कभी प्रेगनेंसी में भी हमें रसोली मिल जाती है। जब हम अल्ट्रासाउंड बेबी के लिए करवाते लेवल 1 लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, तो भी हमें कोइंसिडेंटली मिल जाती है कि इसमें रसोली एंड ऑल। बट डेफिनेटली वी हैव टू बी केयरफुल थ्रू आउट, और फिर पेशेंट को हमेशा हम काउंसिल भी कर देते हैं। मैम आपने जिस तरह से भी बात करी कि जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है उस तब पता चलता है, तो ऐसे में क्या जब ये रसौली होती है तो इसकी वजह से मिसकैरेज जैसी प्रॉब्लम भी आ जाती है? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब क्या होता है, ये पूरा स्पेक्ट्रम शुरू से होता है। कभी कभी पेशेंट को कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो जब हम अल्ट्रासाउंड कराते तब हमें पता चलता है कि फाइब्रॉइड्स हैं। और अगर फाइब्रॉइड्स 5 सेंटीमीटर से छोटे हैं और स्पेशली प्रेगनेंसी करने के में ट्यूब के रास्ते में या कहीं पे नहीं आ रहे हैं, तो हम उन फाइब्रॉइड्स को जनरली टच नहीं करते, बिकॉज एसिम्टोमेटिक है और वो दे आर नॉट द कॉज और द रीज़न फॉर इनफर्टिलिटी। बट अगर सपोज बड़े फाइब्रॉइड हैं कुछ हो, तो फिर हम उसको भी देखते हैं, क्योंकि उसको हम ट्रीटमेंट अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी मैं सारा। नंबर 2 इज़ कि एक तो इनफर्टिलिटी कैन बी द कॉज, तो जब इनफर्टिलिटी के लिए अल्ट्रासाउंड कराते तो भी हमें फाइब्रॉइड्स मिल जाते हैं। नंबर 2 इज़ अगर पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाती है तो भी चांसेस ऑफ मिसकैरेज या अबॉर्शन थोड़े से विद फाइब्रॉइड्स आर मोर। प्रीमैच्योर डिलीवरीज भी जनरली फाइब्रॉइड के साथ रहती है। और फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि अगर फाइब्रॉइड नीचे लोअर सेगमेंट में हो तो कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी में भी प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी प्रेगनेंसी में डीजनरेटिव चेंजेस भी हो जाते हैं, तब एक्यूट अब्डोमेन का सिम्टम होता है, पेशेंट कम्स विद पेन इन अब्डोमेन। हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करके उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, एंड दैट इज हाउ वी प्रोसीड फर्दर। जी बिल्कुल। और एनीमिया को डेफिनेटली साइमल्टेनियसली थ्रू आउट एनीमिया को ट्रीट करते रहते हैं। जी बिल्कुल। और मैम जिस तरह से आपने बताया कि कैसे आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, उपचार की बात करें, तो किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है? अब फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट, अगर सपोज हमें प्रेगनेंसी में मिलता है, फाइब्रॉइड मिल रहा है, एंड ऑफ एंड ऑन पेशेंट को पेन हो रहा है या डिस्कम्फर्ट हो रहा है या कुछ ऐसे, या बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही, तो हम प्रेगनेंसी को इमीडिएटली सपोर्ट कर देते हैं ताकि यूट्रस की मसल रिलैक्स रहे और प्रेगनेंसी आराम से धीरे से आगे बढ़े। अगर सपोज ऐसा लगता है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी के भी चांसेस हैं, तो थोड़े से यूट्रस रिलैक्स करने की मेडिसिन दे देते हैं इस तरह से। और फाइब्रॉइड को हम क्रॉसली अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि उसमें कोई डिजनरेटिव चेंजेस तो नहीं आ रहे, एकदम रसोली बढ़ तो नहीं रही है, और इस तरह से डिलीवरी को भी हम प्लान करते, इफ एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। और अगर सपोज डिलीवरी के बाद भी अगर फाइब्रॉइड कभी इंटरफियर करे बच्चेदानी को कॉन्ट्रैक्ट करने में, ब्लीडिंग के थोड़े से चांसेस ज़्यादा रहते हैं, हाई रिस्क केस रहती है, तो उसमें हम पेशेंट को पहले ही काउंसिल करके रखते हैं। अगर कुछ हो तो हम हल्का सा ब्लड भी अरेंज करके रखते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं। और जितने भी स्पेशली जैसे ही पेशेंट डिलीवर होता है और हमें पता है कि इसमें रसोली है, इमीडिएटली हम एक्शन लाइन में आ जाते हैं। हम ऐसे देते हैं कि बच्चेदान इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट करे, उसकी ब्लीडिंग भी अंडर कंट्रोल रहे, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं रहे। जी बिल्कुल। और मैम और आप जो पूछी थी, अगर सपोज ये तो हमने प्रेगनेंसी का ले लिया, नाउ अगर हमें पता चला नॉन प्रेग्नेंट है और एनी एज ग्रुप अगर रसोली है हम, तो इसका ट्रीटमेंट इज राइट फ्रॉम कंजर्वेटिव टू सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, विच इज़ मोस्टली हम लोग कंजर्वेटिव पे ही रहते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया कंजर्वेटिव, अगर लेस देन 5 सेंटीमीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही है, कोइंसिडेंटल डायग्नोसिस हुआ है, तो आप उसको छोड़ दो उसको। हाँ, पर छोड़ दो डजंट मीन कि हमेशा के लिए छोड़ दो, लेकिन इससे ऐसा नहीं कि राम राज प्रजा सुखी, ऐसे नहीं। उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखो, उसको सर्विलेंस में रखो, एंड गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस इज अल्ट्रासाउंड। तो हम अल्ट्रासाउंड उसका साल भर बाद रिपीट करके वही रसोली की ग्रोथ को देख सकते हैं कितनी बड़ी, बिकॉज दे आर स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स, एकदम नहीं बढ़ते हैं ये वाला। अच्छा, नंबर 2, आप कंजर्वेटिव में देर आर मेडिकल ट्रीटमेंट्स, नाइस मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल, उसको भी हम स्टार्ट कर सकते हैं और फॉलो अप कर सकते हैं कि इससे 30% फाइब्रॉइड रिड्यूस हुए, सिम्टम्स कितने रिड्यूस हुए। भाई पेशेंट को ये नहीं पता कि फाइब्रॉइड है, पेशेंट क्लिनिकली कितना इम्प्रूव हुआ, उसकी ब्लीडिंग में उसको कितनी इम्प्रूवमेंट मिली, उसको पेन में कितनी इम्प्रूवमेंट मिली, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, ये थोड़े से कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में
बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट आ गए, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, हाइफू मीन्स है ना हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड से भी हम फाइब्रॉइड को बर्न कर देते हैं. दिस आर ऑल रेडियो फ्रिक्वेंसी आ गया. तो दिस इज साइंस इज एडवांसिंग सो मच एंड वी हैव गॉट सो मेनी थिंग अवेलेबल एज ऑप्शन. एक होता है अगर सपोज पेशेंट को ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी रसोली आसपास प्रेशर सिम्टम, तो एक मिरेना होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोजेस्टेरॉन इनकॉर्पोरेटेड रहता है, वो लगा देते हैं. तो उससे भी हम ब्लीडिंग को कंट्रोल में ले सकते हैं सारा. अब आते हैं हम सर्जिकल ट्रीटमेंट पे. सर्जिकल ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि रसोली है, अब उसको डिपेंड करते हैं उसको अच्छी तरह से अल्ट्रासोनोग्राफी या अगर जरूरत पड़े डिफरेंशियल डायग्नोसिस. सी है तो सारा लोअर एब्डोमेन में रसोली है और दूसरा कोई मास तो नहीं है, ओवरी से रिलेटेड तो कोई ट्यूमर नहीं है और कोई रिलेटेड ट्यूमर, तो उसको अच्छी तरह से अल्ट्रासाउंड इज गुड इनफ. पर इफ़ नीड बी उसको और डिटेल में जाना है तो हम MRI करा लेते हैं और फिर बिफोर सर्जरी हम पूरी अच्छी तरह से मैपिंग करते हैं कि हाँ इतनी रसोली है, यहाँ होगी, ये होगी, इस तरह से. और जब हम सर्जरी करने जाते हैं, आजकल तो सर्जरी भी इतनी एडवांस हो गई, अब तो नीचे से सर्जरी हो जाती, कोई टाका नहीं, स्कारलेस सर्जरी, एक भी सूचर ऊपर नहीं आता है. जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है वैसे ही बच्चेदानी भी हम नीचे से निकाल देते हैं. जिस तरह से बता रहे हैं कि इतना नॉर्मल है, तो लोगों के मन में अक्सर महिलाओं को देखा गया है कि उनके अंदर, जिस तरह से आपने मरीना की बात करी कि उनके यूरिन से डाल दिया जाता है, लेकिन लोगों के, महिलाओं के मन में ये सवाल जरूर रहता है, वो डरती हैं अक्सर कि किस तरह से जो है जब उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा और जिस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो क्या यहाँ पर जिस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो क्या उनको कोई बाद में परेशानी होगी या उनके शरीर में किसी तरह की दिक्कत आएगी? देखो ये जब भी हम पेशेंट को करते हैं, पेशेंट आता है क्लिनिक पे आता है, तो हम पेशेंट को सबसे इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड पेशेंट व्हाट शी वांट्स, यू नो. तो जैसे ही पेशेंट आती क्लिनिक पे आती है, फर्स्ट बैठी चेयर पे सबसे पहले हम पेशेंट को सुनते हैं. सबसे पहले उसकी प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है, फिर प्राइमरी प्रॉब्लम से रिलेटेड सेकेंडरी प्रॉब्लम क्या है. जैसे सपोज रसोली की उसने प्राइमरी प्रॉब्लम की, मुझे बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, मुझे पेन होता है मेंसेस में, इस तरह से जल्दी मेंसेस आते, क्लॉट्स आते हैं, ये सब. फिर सेकेंडरी प्रॉब्लम बताती है, मैं थक भी जाती हूँ बिकॉज ऑफ एनीमिया. तो उसकी प्राइमरी प्रॉब्लम, उसकी सेकेंडरी प्रॉब्लम, देन उसको थोड़ा सा हम हल्का सा और कॉन्फिडेंस में लेते कि शी स्पीक्स आउट हर हार्ट आउट, यू नो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो वो दिल से बात करे कि हाँ फिर वो बताती है मेरे लिए हमेशा ऐसा नाइटमेयर हो जाता है पीरियड आना, मेरा कोई सोशल कमिटमेंट भी हो तो मैं पीरियड को लेके थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाती हूँ कि मैं नहीं, अभी इस समय मैं नहीं कर सकती. तो वो अपना काफ़ी हद तक उनकी एफिशिएंसी, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सफ़र कर रही होती है इस तरह से. तो हम पेशेंट को पूरा अच्छी तरह से, फिर उसको हम जैसे कोई यूट्रस के मॉडल्स है उस पर उसको समझाते हैं कि आपकी ये रसोली है, ये हम ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं. हमारा एम फॉर स्टार्टिंग दिस ट्रीटमेंट इज़ टू रिड्यूस द साइज ऑफ योर फाइब्रॉइड, to see that you are clinically improving, but you have to be intelligently alert to give us the feedback. हमको बताते रहो कि हाँ नेक्स्ट आपको पीरियड कैसा आया, 2 महीने के बाद कैसा आ रहा है आपको पीरियड, जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो फॉलो अप में बताते रहो. फिर हम इस हिसाब से ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाते रहते हैं और चलाते रहते हैं. पर डेफिनेटली लास्ट वर्ड, पेशेंट इज़ अंडर कॉन्स्टेंट सर्विलेंस. ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया और वो चल, भले अब कोरोना टाइम से कुछ है तो वो वर्चुअल भी हमसे कनेक्ट हो सकती है, वो व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट भेज सकती है, व्हाट्सएप पे क्लिनिकल सिम्टम्स बता सकती है. दूर भी पेशेंट बैठी है, हो सकता है नहीं हम लोग मिल पा रहे तो वर्चुअल कंसल्टेशन भी हो सकती है. जहाँ पे भी हो वहीं नियर बाय भी अल्ट्रासाउंड करा के और अल्ट्रासाउंड करके एक रेफरेंस अल्ट्रासाउंड हो जाता है कि पहले ये रिपोर्ट थी, अब हमारी ये रिपोर्ट है, हमें कितना इम्प्रूवमेंट है क्लिनिकली एंड अल्ट्रासाउंड. जी मैम बिल्कुल. और जिस तरह से अगर किसी ने ट्रीटमेंट करा लिया, जिस तरह से आप बता रहे कि अंडर यहाँ पे सर्विलेंस रहना चाहिए पेशेंट, लेकिन अगर किसी ने ट्रीटमेंट करा लिया है और ट्रीटमेंट कराने के बाद भी क्या उसको रसोली दोबारा हो सकती है? हाँ देखो क्या होता है, जैसे यंग होती है, यंग फीमेल होती है, अभी बच्चेदानी में रसोलियाँ दिख रही है, इनफर्टिलिटी है, या इनफर्टिलिटी मैंने फिर बोला, अगर रसोली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी
तो फिर हम सिर्फ रसोली निकालते हैं, या अगर उसकी अभी बच्चा और करने है उसने तो फिर हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव चलते हैं। और अगर सपोज वो यंग है, बिलो 40 ईयर्स है, तो हम बच्चेदानी नहीं निकालते, हम सिर्फ रसोली निकाल लेते हैं। पर दैट डिपेंड्स कितनी रसोली है और उसकी क्या पोजीशन है। पर अल्टीमेटली जब हम रसोली निकालते हैं, मायोमेक्टमी करते हैं तो अल्टीमेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूट्रस शुड बी मेंटेन्ड। सब निकालते तो यूट्रस को म्यूटिलेट नहीं करते, पूरा कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरह से मेंटेन करके रखते और पेशेंट को हर तरह से बता के रखते कि हमने ये रसोली निकाली, ये किया है। और रसोली में रिकरेंस भी हो सकता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और फिर जब 40 इयर्स प्लस है, रसोली बहुत प्रॉब्लम कर रही है, ये कर रही, तो फिर रसोली के साथ फिर यूट्रस भी निकाल देते हैं। जी बिल्कुल। और मैम एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से एक पानी वाली रसौली की बात करें तो ये लोगों में, महिलाओं में अक्सर देखी गई और इसके बारे में बात भी करते हो, तो ये किस तरह की टाइप्स ऑफ रसौली की बात करें तो? पानी वाली रसोली क्या होता है, एक तो रसोली खुद में डिजेनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं, बिकॉज यू नो फॉर एनी ट्यूमर, एनी ग्रोथ, दे नीड अ ब्लड सप्लाई। कभी ब्लड सप्लाई उसका कॉम्प्रोमाइज हुआ तो अंदर से डिजेनरेशन शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा कहीं पे सॉलिड एरियाज है, कहीं पे थोड़ा सा लिक्विड एरियाज डिजेनरेटिव। और अदरवाइज आप जो पानी वाली जो बात कर रहे हैं, इट कैन बी ओवेरियन ट्यूमर ऑल्सो, है ना। पानी से ओवरीज में हो सकता है, तो ओवेरियन सिस्ट भी हो सकती है इस तरह से। तो जनरली आजकल 4D 5D अल्ट्रासाउंड हो गए, वो बहुत अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि दिस इज़ अ फाइब्रॉइड, दिस इज ओवेरियन ट्यूमर, अच्छी तरह से हो जाते हैं। पर अगर इन डाउट हम MRI करा के और क्लियर कर लेते हैं हर पिक्चर। जी मैम, एक आखिरी सवाल ये है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है भारत में इस वक्त देखी गई है जो कि महिलाओं को जो है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, उनमें से क्या ये एक सवाल ये भी बना रहता है कि क्या ये जो यूट्रस में रसौली है ये कैंसर का भी रूप ले सकती है? पूजा, इसका ये आंसर है कि मेरी 40 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस हो गई है, पर बच्चेदानी में रसोली में जो कैंसर है वो बहुत रेयर है। मिस, उसको हम पेशेंट को ये बोलते कि आप अभी कैंसर से मत डरो, मिस डोंट गेट पैनिक कि इसमें कैंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी अगर अपनी इस लाइफ टाइम में ओनली मेरे फिंगर टिप्स पे देखें कि बस इतने ही केसेस देखें कि इतने जल्दी इसमें कैंसर नहीं होता है। बट स्टिल मैं एक बात फिर आपको कह रही हूँ, जब हम सर्विलेंस पे ले लेते हैं तो एकदम देखते फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर हो, पेशेंट को एक्यूट सिम्टम्स आ रहे हैं, सब कुछ हो, तो फिर हम उसको मिस तब हम थोड़ा सा और ज़्यादा विजिलेंट होके इस सारा कैंसर और इस तरह से भी रूल, बिकॉज हमारे पास आजकल इन्वेस्टिगेटिव गैजेट्स की कमी नहीं है, सो एटलीस्ट वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बॉडी। जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं, आप क्या उनको किसी तरह का संदेश, कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं तो एक संदेश देना चाहती हूँ, मैं भारत की हर औरत को, हर फीमेल को एक संदेश देना चाहती हूँ, दिस इज़ वन लाइफ, जियो उसको। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ हो, उसको कभी भी ऐसा मत करो कि हम कॉम्प्लिसेंट मत हो कि हाँ देख लेंगे, बाद में करेंगे, ये करेंगे। जाओ अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करो, डिस्कस करो, इंटेलिजेंटली सारी क्वेश्चन समझो, जो चीज़ आपके अंदर है उसको अच्छी तरह से समझो, उसको रिपीटेड अल्ट्रासाउंड करके हम देख सकते हैं। आपके पास पूरा आपको स्कोप है कि आप आपकी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, आपके अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, आपकी क्लिनिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करें, आपको एनीमिया को ठीक करें, खुद भी ठीक रहें, फैमिली को भी ठीक करें, बच्चों की, हाँ, बच्चों की ग्रोथ है, सब एक फीमेल पे डिपेंड करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदिनाथ टीवी चैनल के साथ जुड़ने का मैम। ओके पूजा। तो हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर राजेश्री मौजूद थी, जिन्होंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है रसौली से, बल्कि उसको अपने गायनोस को दिखाने की ज़रूरत है, अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, जिससे आप जो है स्वस्थ रहें, तभी आपका घर भी स्वस्थ रहेगा। तो चलिए, इस कड़ी में आज हेल्दी अंगिस्तान में हमारे इस कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। आप तब तक देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।